Good morning, everyone. I am Ravi Kumar, Assistant Professor of History, Government College, जम्मू कला, इस्माइलाबाद। आज का हमारा विषय है मुगलों का पतन। हम इस बात से वाकिफ हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हिंदुस्तान में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जो 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी को जीतकर स्थापना करी थी। उसके बाद हुमायूं मुगल शासक बना था और हुमायूं के बाद अकबर महान ने मुगल साम्राज्य को हिंदुस्तान में फैलाया। उसके बाद जहांगीर और शाहजहां का शासन की शुरुआत होती है। शाहजहां के बाद औरंगजेब मुगल शासक बनता है और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि औरंगजेब के शासन से ही मुगल साम्राज्य के पतन के बीज बो दिए गए थे। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। बच्चों, हमें यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि मुगल साम्राज्य दुनिया का सबसे धनी साम्राज्यों में से एक था और गीता में ये कहा गया है कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी जरूर होता है, और यही मुगल साम्राज्य के साथ हुआ। बेशक वो दुनिया का सबसे धनी साम्राज्य हो, बेशक उसकी सीमाएं पूरे हिंदुस्तान में फैली हों, लेकिन उसका पतन भी जरूर हुआ। तो इतिहासकारों में मुगल साम्राज्य के पतन को लेकर के अलग अलग विचार हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर थे और वो इतने विशाल साम्राज्य को संभालने के योग्य नहीं थे और इसी की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। वहीं पर कुछ इतिहासकार जैसे जदुनाथ सरकार का मानना है कि इस मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की संकीर्ण धार्मिक नीति के कारण हुआ। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी धार्मिक नीति का पालन करा, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हो गए और इसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। वो ये नहीं मानते कि मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की संकीर्ण हिंदू धार्मिक नीति की वजह से हुआ। कुछ इतिहासकार जैसे सतीश चंद्र, उनका मानना है कि मुगल साम्राज्य का पतन आर्थिक तथा प्रशासनिक कारणों से हुआ। वहीं प्रोफेसर इरफान हबीब का मानना है कि मुगल साम्राज्य का पतन कृषि संकट के कारण हुआ। एग्रीरियन क्राइसिस की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि इतिहासकार मुगल साम्राज्य के पतन को लेकर के एक मत नहीं हैं। उन्होंने अलग अलग विचारधाराएं दी हैं, अलग अलग थियोरीज दी हैं मुगल साम्राज्य के पतन को लेकर के। तो आज का हमारा विषय भी यही है कि हम इन सभी कारणों को एक एक करके देखेंगे। तो बहुत सारे कारण रहे होंगे। जब भी कोई साम्राज्य का पतन होता है तो उसके पतन में एक कारण नहीं होता। जब बहुत सारे कारण मिलकर के साम्राज्य का पतन करते हैं तो उन्हीं कारणों में से सबसे पहला कारण है राज्य का स्वरूप। बच्चों, हम इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। मतलब कि यह कोई नियम नहीं था कि राजा के बाद उत्तराधिकारी कौन बनेगा।
ये भी नियम नहीं था कि राजा का सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, या फिर राजा के बाद जितने भी उसके बेटे हैं उनमें राज्य को बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। ऐसा कोई उत्तराधिकार का नियम नहीं था। तो नियम क्या था? नियम ये था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जो अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके, मार करके गद्दी को प्राप्त कर लेगा, वही उत्तराधिकारी होगा। तो इस नियम के ना होने के कारण मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के अनेक युद्ध होते रहे। हमें पता है कि जब बाबर का देहांत हुआ 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 तक बाबर का शासनकाल था, और जब 1530 में बाबर का देहांत हुआ तो बाबर के बेटों में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुए थे। जब हुमायूं के बाद अकबर शासक बना तो अकबर को भी अपने प्रतिद्वंदियों को हराना पड़ा था, और जहांगीर ने तो अपने पिता के खिलाफ ही बगावत कर दी थी, विद्रोह कर दिया था। और शाहजहां के 4 बेटे थे। हमें सबको पता है कि किस प्रकार से दारा सिखों और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी और उसने अपने भाइयों को मार डाला था, मरवा दिया था। तो हम देख सकते हैं कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होते रहे हैं, और इन युद्धों में न केवल लोग मरते थे बल्कि बहुत सारा धन और दौलत का भी नुकसान होता था। और शायद यही वजह रही हो कि जब मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ तो उसके पतन की जड़ में धन की कमी थी, आर्थिक कारण थे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब के कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण हुआ। हमें पता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम मुगल शासक बना था। और बहादुर शाह प्रथम के बाद लगभग 10 और मुगल शासक बने, लेकिन ये सारे ही अयोग्य और निकम्मे साबित हुए। इनमें अकबर जैसी क्षमता नहीं थी, इनमें औरंगजेब जैसी बहादुरी नहीं थी। किसी बादशाह को बादशाह बेखबर कहा जाता था, तो किसी बादशाह को रंगीला कहा जाता था। कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी अयोग्य थे और निकम्मे थे। उनमें इतने बड़े साम्राज्य को संभालने की क्षमता नहीं थी, और यही कारण रहा हो जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि साम्राज्यों का पतन शासकों के कारण नहीं होता, क्योंकि जो भोग विलासिता है वो तो हर शासक में रहती है। वो कहते हैं कि मुगलों से पहले जो शासक थे, सुल्तान थे, वो भी भोग विलासी थे। तो शासकों के भोग विलासी होने के कारण कभी भी साम्राज्यों का पतन नहीं होता, बल्कि साम्राज्यों का पतन होता है प्रशासनिक तथा आर्थिक कमियों के कारण। खैर, इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन औरंगजेब की नीतियों के कारण हुआ। हम सब जानते हैं कि औरंगजेब उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को हरा करके शासक बना था, और उसने उलमाओं का साथ लेने के लिए, उलमाओं से सहयोग प्राप्त करने के लिए बहुत सारे गैर हिंदू
धार्मिक नीतियां अपनाई। आप लोगों को पता होगा कि उसने जजिया कर दोबारा से लगवा दिया था, जो किसी टाइम पर अकबर ने बंद कर दिया था। उसी प्रकार उसने माथे पर तिलक लगवाना, राजकुमारों को उनके जन्मदिन पर तालू से तुलवाना और सूर्य की उपासना करना, बहुत सारे ऐसी प्रथाएं जो मुगल साम्राज्य में चली आ रही थी, उन पर औरंगजेब ने पाबंदी लगा दी। और इतिहासकार मानते हैं कि इस गैर हिंदू विरोधी धार्मिक नीतियों के कारण हिंदू औरंगजेब के खिलाफ हो गए और जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। वहीं औरंगजेब ने दक्षिण में बहुत सारे युद्ध लड़े। हमने मुगलों की दक्षिण नीति में देखा कि मुगलों ने हमेशा दक्षिण को अपने अधीन करने की कोशिश करी, लेकिन औरंगजेब ने अपनी सारी शक्ति, अपना सारा सामर्थ्य, अपने सारा धन दौलत मराठों तथा दक्षिण को अपने अधीन करने के लिए लगा दी और यही दक्षिण औरंगजेब का आखिर में कब्र साबित हुई। तो इतिहासकार ये कहते हैं कि औरंगजेब की दक्षिण नीति के कारण भी मुगलों का पतन हुआ। खैर, इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन में दरबारी षड्यंत्र तथा गुटबाजी की बहुत अधिक भूमिका रही है। हम सभी जानते हैं कि मुगल दरबारी हमेशा अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए राजा की प्रशंसा करते रहते थे, उसकी चापलूसी करते रहते थे और वो अपने जो भी राजकीय दायित्व होते थे, जो भी उनकी स्टेट ड्यूटीज होती थी, उसकी तरफ वो कोई ध्यान नहीं देते थे। तो जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का जो प्रशासनिक संतुलन था वो बिगड़ गया, क्योंकि जो सरदार थे, जो अमीर वर्ग था, वो राजा की चापलूसी में लगा रहता था और अपने कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देता था, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य का प्रशासन में असंतुलन आ गया और शायद यही वजह रही हो जिसकी वजह से मुगलों का हिंदुस्तान में पतन हो गया। इसके अलावा कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि विदेशी आक्रमण के कारण भी मुगलों का हिंदुस्तान में पतन हुआ। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने, जो ईरान का शासक था, दिल्ली पर आक्रमण करा और उसने दिल्ली को खूब लूटा। ये कहते हैं कि वह दिल्ली से 3 करोड़ रुपए, उस टाइम पर 3 करोड़ रुपए शाहजहां के द्वारा बनवाया गया मयूर सिंहासन तथा मुगलों की जान, आन, बान और शान कोहिनूर हीरा लेकर के वापस ईरान चला गया। विदेशी आक्रमणकारी यहीं पर नहीं रुके। 1761 ईस्वी में फिर बहादुर शाह द्वितीय से पहले नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर आक्रमण करा और उसने भी दिल्ली को खूब लूटा और भारी संख्या में धन दौलत लूट करके वापिस ईरान चला गया। तो इन विदेशी आक्रमण के कारण दिल्ली को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि उसको
बहुत सारी लोगों से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि युद्ध में न केवल आर्थिक नुकसान होता है बल्कि बहुत सारे लोग भी मारे जाते हैं। और इतिहासकार ये मानते हैं कि इन विदेशी आक्रमणों के कारण दिल्ली की आर्थिक जड़ें खोखली हो गई और जब एक धक्का आया तो मुगल साम्राज्य ढह गया। तो हमने देखा बच्चों कि अलग अलग इतिहासकार मुगलों के पतन के अलग अलग विचार देते हैं। इन विचारों के अलावा और भी अनेक कारण मुगलों के पतन के बताए गए हैं, जिनके बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये पहल आप लोगों को पसंद आएगी। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, अपनी कमियों को दूर करते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हंसते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे।